देखो भाई, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के, अब इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला कंपोनेंट्स आता है, मतलब दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू बजट, दूसरा होता है कैपिटल बजट। देखिए रेवेन्यू बजट क्या होता है। रेवेन्यू बजट शोज द रेसिप्ट रेवेन्यू रेसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर मीट फ्रॉम दीज रेवेन्यू रेसिप्ट्स। मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू बजट में वो सारी चीज़ें आती हैं कि जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है और जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करता है, ठीक है, रेवेन्यू रेसिप्ट्स को अर्न करने के लिए, वो चीज़ें रेवेन्यू बजट में आता है। रेवेन्यू रेसिप्ट होता क्या है? रेवेन्यू रेसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑल द रेसिप्ट्स विच आर नॉट रिडीमेबल। मतलब रेवेन्यू रेसिप्ट का मतलब वो होता है कि जो गवर्नमेंट को एक बार पैसे मिल गए, गवर्नमेंट को फिर वो वापस नहीं करने होते हैं, उसको हम रेवेन्यू रेसिप्ट कहते हैं। मतलब रेवेन्यू रेसिप्ट वो होता है विच इज नॉट रिडीमेबल, जो कि हमको वापस नहीं करना होता है। ठीक है, एक बार मिल गया तो मिल गया। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे टैक्स हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया तो गवर्नमेंट को टैक्स वापस नहीं करना होता है। एक्साइज ड्यूटी हो गया। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप लिख देंगे, एक्साइज ड्यूटी। और रेवेन्यू के बारे में क्या लिख सकते हैं कि रेवेन्यू जो होता है वो रिकरिंग इन नेचर होता है। रिकरिंग मतलब जो हमेशा होता रहता है, ठीक है। और तो देखिए, जब भी आप रेवेन्यू बजट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें दोनों ही चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, रेसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों, ठीक है, दोनों ही रेवेन्यू नज़र के रहेंगे। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू बजट के दो पार्ट आपको अपने आंसर्स में लिखने पड़ेंगे। पहला हो जाएगा रेसिप्ट, जो आपको पैसा मिल रहा है, और दूसरा आपका जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर, जो आप पैसा खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पर रेवेन्यू को आपको कनेक्ट करना है केवल रिकरिंग इन नेचर से, ठीक है। आपको ये नहीं बताना है कि खाली पैसा आ रहा है तो रेवेन्यू है। यहाँ पे पैसा जा रहा है तो वो भी रेवेन्यू बजट में ही आएगा। मतलब कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, दोनों ही चीज़ हम कवर करेंगे, और वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, तभी उसको हम लोग रेवेन्यू बजट में लिखेंगे। तो रेवेन्यू रेसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों पार्ट हो गए आपके रेवेन्यू बजट के। इसके आगे रेवेन्यू रेसिप्ट लगा दीजिएगा, इसके आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद अब रेसिप्ट में आप टैक्स लिख दीजिए, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लिख दीजिए, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और एक्सपेंडिचर में तो छोटे मोटे खर्चे गवर्नमेंट के जो होते हैं, जो गवर्नमेंट को करना ही होता है, डे टू डे एक्सपेंसेस, जैसे गवर्नमेंट को सैलरी देनी होती है, ठीक है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, जो पुलिस वुलिस वालों को सैलरी देती है गवर्नमेंट, ये सब आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू रेसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट भी सेम ऐसे ही जैसे आपने ये डिफाइन किया है, दोनों ही चीज़ इसमें आएगा। पहला
कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये भी इजी ही है। कैपिटल रिसिप्ट में आप लिख सकते हो लोन के बारे में, गवर्नमेंट ने किसी से लोन ले लिया। एक्सपेंडिचर में आप लिख सकते हो पेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, तो दोनों ही जो बड़ी चीज़ें होंगी वो आपका इसमें आएगा। तो बस यही ध्यान देना कि गवर्नमेंट के बारे में लिखना है, इंडिविजुअल के बारे में मत लिख दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअल का एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे इंडिविजुअल का एग्जाम्पल नहीं एक्सप्लेन करना है। तो कैपिटल एसेट में हो क्या सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई एसेट्स खरीद लिया, ठीक है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनवा दी, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई लोन ले लिया, तो ये सारा कुछ आपका कैपिटल रेसिप्ट्स में आएगा। और अगर कोई गवर्नमेंट पैसा अगर गवर्नमेंट को मिल रहा है तब, अब कोई भी बड़े काम से पैसा आ रहा है, जैसे बिल्डिंग बेच दिया पैसा आ गया, ठीक है, बिल्डिंग खरीद लिया पैसा चला गया, तो आ रहा है पैसा तो रेसिप्ट हो गया, जा रहा है तो एक्सपेंडिचर हो गया। तो इतना सिंपल है। आप पहले से ही कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस जानते हैं, बस खाली ये कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट का पार्ट बन गया है। ठीक है, तो कैपिटल और रेवेन्यू हमारा सेम रहेगा, बस खाली दोनों में बजट लगा देना है आपको। ठीक है, कैपिटल आप जानते ही हो कि जो बड़े खर्चे होते हैं जिससे हमें लंबे समय तक बेनिफिट मिलता है, और रेवेन्यू जो होते हैं हमारे छोटे खर्चे होते हैं जिनसे हमको छोटे समय तक बेनिफिट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। रेसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों आएगा रेवेन्यू बजट में। आपको क्या क्या बताना पहले ये समझ लेते हैं। तो रेवेन्यू रेसिप्ट को का पहला पार्ट आता है रेसिप्ट फ्रॉम द टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो जितना ही पैसा टैक्स से आता है वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो दूसरा रेसिप्ट जो गवर्नमेंट के पास आता है वो कैसे आता है, नॉन टैक्स। ठीक है, यही दो ही तरीका है जिससे गवर्नमेंट पैसा कमाती है, मतलब पैसा उसके पास आता है। तो टैक्स में ज़्यादा टैक्स बचा है नहीं, सब तो जीएसटी में मर्ज हो गए हैं। ठीक है, तो जीएसटी लिख सकते हैं प्लस इनकम टैक्स लिखते हैं। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल जो आपको समझ में आए या आपको लगे हाँ टैक्स सही है तो उसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की लड़ाई नहीं है ना, डायरेक्ट लिखना है कि इनडायरेक्ट लिखना है, कोई भी टैक्स हो आपको इसमें लिख देना है कि हाँ ये टैक्स रेवेन्यू रेसिप्ट में आते हैं। और नॉन रेवेन्यू में क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है, जैसे गवर्नमेंट ये बहुत सारी कंपनी चलाता है ना, तो उसको उसका इंटरेस्ट मिला। उसके बाद और क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पेनाल्टीज हो गए। ठीक है, पहले उसके बाद गवर्नमेंट की प्रॉफिट्स हो गई। प्रॉफिट कैसे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, भेल हो गई, उसके बाद ओएनजीसी हो गई, ठीक है, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, ये सब जगह से गवर्नमेंट का प्रॉफिट आता है। प्लस गवर्नमेंट कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करती है दूसरी कंपनीज में, तो वहाँ से उसको डिविडेंड भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जैसे एसबीआई हो गया, ये सब में गवर्नमेंट के पैसे काफ़ी लगे होते हैं, तो गवर्नमेंट को ये सब नॉन टैक्स में आता है। प्लस जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कुछ पैसा वहाँ से भी आ जाता है। प्लस और गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट्स इन एड्स मिल सकता है, जैसे किसी देश ने कोई दान वान कर दिया, जैसे जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें भी गवर्नमेंट को अलग अलग कंट्री से कुछ दान वान मिल जाता है रिलीफ फंड में। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा रेवेन्यू रेसिप्ट में ही बनाया जाता है, जो पैसे आते हैं, कैपिटल नहीं लेते। ठीक है, भले ही टैक्स का अमाउंट बहुत बड़ा आता है, जीएसटी का अमाउंट बहुत बड़ा आता है, लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर का ही होता है, क्योंकि वो रोज़ का काम है। ठीक है, कैपिटल में चीज़ें अलग ही होती हैं। ठीक है, जो हमारा लॉन्ग टर्म कुछ मतलब बेनिफिट दे वही कैपिटल में जाएगा।
शॉर्ट टर्म वाला नहीं। तो कैपिटल एसेट पे देखिए क्या चीज़ें हैं। कैपिटल एसेट में पहला है हमारा, अब क्या क्या चीज़ें कैपिटल में आ सकती हैं। तो पहला है रिकवरी ऑफ लोन। तो गवर्नमेंट भी लोन देती है, तो गवर्नमेंट को लोन मिल गया वापस, तो रिकवरी ऑफ लोन हो गया। ठीक है, तो वो आपका कैपिटल एसेट में है, क्योंकि बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट लोन देगी, 1-2 लाख रुपए नहीं देगी। ठीक है, बड़ा बड़ा अमाउंट जब लोन देती गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो लोन देती है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो अगर लोन दे रही है तो उस कंडीशन पे उस लोन को जब रिकवर करती है उसी को रिकवरी ऑफ लोन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक लोन गवर्नमेंट लेती है जनरल पब्लिक से भी। जब गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होती है या फिर इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाती है तो गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से भी लोन लेती है, तो उसको मार्केट लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक से जो लोन लेती है उसको हम मार्केट लोन कहते हैं। तो मार्केट लोन का भी जो पैसा आता है, ठीक है, तो उसको भी हम कैपिटल एसेट में ही लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसके बाद गवर्नमेंट के पास और कौन कौन से पैसे जाते हैं, उसके बाद जाता है स्पेशल डिपॉजिट। स्पेशल डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, स्पेशल डिपॉजिट में मतलब जो गवर्नमेंट के पास अलग अलग फंड्स हुआ करते हैं उस पे उसके पैसे, जैसे LIC का फंड हो गया, तो ये हो गया। उसके अलावा ग्रेजुइटी का पैसा हो गया। ठीक है, ये सब पैसा भी हम लोग गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं, PF जमा करते हैं। ठीक है, तो अभी तो PF मान लीजिए आप जमा कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट तुरंत थोड़ी ना पे करती है, वो तो जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब उसको इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन तब तक तो गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ करती ही है। तो ये आपका आता है स्पेशल डिपॉजिट में। तो देखिए आंसर बहुत बड़े बड़े लिखे हैं आपके बुक में, आपको बेसिक इसका नेचर समझना है और उसको एग्जाम्पल के साथ समझा देना है। ठीक है, क्योंकि हेडिंग हेडिंग आएगा इसका, कैपिटल एसेट पूछेगा, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन और बजट पूछेगा, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस उसके कॉन्सेप्ट को बताना है, उसके एग्जाम्पल को बताना है, एग्जाम्पल जरूर बताना है। ठीक है, इसीलिए हम एग्जाम्पल बार बार लिख दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्मॉल सेविंग। अब देखिए स्मॉल सेविंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी। स्मॉल सेविंग कंसिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अब देखिए गवर्नमेंट जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलवाती है वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आप समझिए एक छोटे बंदे से लेके एक बड़ा बंदा तक गवर्नमेंट के पास पैसा जमा करता है। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे सेविंग स्कीम चलते रहते हैं जो कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो जिसके बाद में सरप्लस पैसा होता है वो जाके जमा कर देता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पैसे को रिसीव करती है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अब जैसे प्रोविडेंट फंड लिखा है, ये तो हो ही गया, प्रोविडेंट फंड आपका स्पेशल डिपॉजिट पे ही आ जाएगा, उसको आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो बाहर से मदद मिलती है। ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल से बाहर से क्या मदद मिलती है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक बैठी हुई है, किसी भी कंट्री को अगर कुछ भी ज़रूरत होता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट दे के लोन ले सकती है कंट्री। ठीक है, इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, तो इसको जो बाहर से आता है उसको हम एक्सटर्नल असिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद और पैसे क्या आते हैं, उसके बाद आता है दिस इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इन सब का मतलब अगर आपको पता रहेगा तो अगर छोटे 2 नंबर में भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिख लेंगे। दिस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट को मतलब अपने इंटरप्राइज को बेचती है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का पब्लिक
इंटरप्राइज चल रहा है आजकल, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बहुत सारा न्यूज़ में आ रही है। पब्लिक इंटरप्राइज को जो अब प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, इसी को हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पब्लिक इंटरप्राइज को हम कन्वर्ट कर देते हैं प्राइवेट इंटरप्राइज को। ऐसा गवर्नमेंट करती क्यों है, इसको समझ लेते हैं। ये डिसइन्वेस्टमेंट वाली बात क्यों आती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मेन फोकस ये होता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा जो प्रॉफिट इस इंटरप्राइज से आ रहा है वो उतना नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। ठीक है, मे बी वो करप्शन हो, मे बी लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हो, उसके वजह से प्रॉफिट उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो सोचती है कि अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर दें तो जितना पैसा आ रहा है उसका 10 गुना पैसा आएगा, और आता भी है। बहुत सारे फील्ड को डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू चेंज किया। 1991 में सबसे ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, जब मनमोहन सिंह वो थे फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट का काम उसी समय हुआ था। ठीक है, तो उससे बहुत सारा बेनिफिट देखा गया। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा बेनिफिट देखा। तो अभी भी आप देखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये। ठीक है, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है क्योंकि उसको पता है कि उसका भरोसा उठ गया है अपने एम्प्लॉयज़ से। ठीक है, और डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है बहुत तेज़ी से। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर, अब इसी में आ जाएगा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट के अब खर्चों के बारे में बात करेंगे। बहुत से अलग अलग खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो खर्चों का बहुत बड़ा मतलब आप देखेंगे हिस्सा है जो कि गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से करती है। क्योंकि उधर तो पैसे आने की बात हो गई, अब यहाँ पे हम लोग खर्चे की बात करेंगे। तो जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक है प्लान और एक है नॉन प्लान। तो प्लान सिंपल से समझ में आ रहा है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमारे प्लान्ड होते हैं कि हाँ हमको करना है, और जिसके लिए गवर्नमेंट पहले से प्लान करती है और बनाती है 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो हमारे देश में ये प्रथा चली आ रही है, गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान बनाती है। क्योंकि उसका जो एक बार आती है तो उसको 5 साल तक की व्यवस्था मिलती है कि 5 साल तक आप रहेंगे, तो वो गवर्नमेंट हमारी 5 ईयर प्लान बनाती है। उसी को हम बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर incurred on various project and program covered under the 5 ईयर प्लान। तो याद रखिएगा, जब प्लान वर्ड यूज करेगा तो 5 ईयर प्लान को आपको समझाना है। ठीक है, और कोई प्लान मत समझा दीजिएगा यहाँ पे। 1 साल वाला प्लान मत बता दीजिएगा जो गवर्नमेंट छोटा छोटा हर साल बजट बनाती है, वो नहीं आएगा। 5 ईयर प्लान 5 साल का पूरा प्लान होता है। अब उसके अंदर जो बजट गवर्नमेंट बना रही वो जिसको हम लोग फिस्कल बजट कहते हैं, हर फाइनेंशियल ईयर में बनता है, वो इसका पार्ट हो गया 5 ईयर प्लान में। ठीक है, 5 ईयर प्लान एक बड़ा टर्म हो गया कि गवर्नमेंट पहले 5 ईयर प्लान बताती है कि हाँ इस 5 सालों में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो प्लान बन गया यही होगा। ठीक है, बदलता भी रहता है, लेकिन गवर्नमेंट अचीव इसी को करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कवर ऑल द एक्सपेंडिचर अदर देन द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द करेंट 5 ईयर प्लान। वही आपको बताया ना कि 5 ईयर को छोड़ के, ठीक है, जो चीज़ें आती हैं अदर देन 5 ईयर, तो 5 ईयर वाले प्लान को छोड़ के जो भी हमारे गवर्नमेंट के खर्चे आते हैं वो सब हमारे अदर देन 5 ईयर प्लान में मतलब नॉन प्लान में आते हैं, जिसका कोई हमारा हिसाब किताब मतलब हमने कभी सोचा नहीं होता है और पैसा गवर्नमेंट खर्च कर देती है, तो वो हमारे नॉन प्लान में आते हैं। तो क्या क्या चीज़ें इसमें एग्जांपल हो सकती हैं, तो इसको समझ सकते हैं। तो 5 ईयर प्लान में देखिए यहाँ पे
देखा जाए तो प्लान चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, गवर्नमेंट को पैसा खर्चा करना है रूरल डेवलपमेंट पे लेके, तो वो चीज़ें 5 ईयर प्लान आ जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट को इरिगेशन के लिए पैसा निकाल के रखना होता है। ये देखिए, ये सब चीज़ें हैं कि जिसके वजह से हमारा प्रोडक्शन कंट्री का मेंटेन रहता है। एनर्जी के फील्ड में कितना पैसा खर्चा करना है, तो ये सब गवर्नमेंट प्लान की होती है पहले से ही, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट को कितना पैसा खर्च करना है, तो ये सब चीज़ें आपकी 5 ईयर प्लान में आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट खर्च करने का सोचती है। और उसके बाद आते हैं ऐसे कौन से प्लान होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सोचती नहीं है, मतलब उसको पहले से प्लान नहीं करना होता है, वो पहले से ही डिफाइंड होता है कि गवर्नमेंट को पे करना ही है, ठीक है। ये इसीलिए इसको नॉन प्लान कहते हैं। यहाँ सोचना नहीं पड़ता, ये पहले से ही अंडरस्टूड होता है, गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। इसीलिए वो अपने 5 ईयर प्लान में नहीं दिखाते। जब कोई नई गवर्नमेंट आएगा, ये हम पेंशन देंगे, तो लोग कहेंगे भैया नया क्या करोगे, पेंशन तो देना ही पड़ेगा सभी को। तो ये सब चीज़ें पहले से ही डिफाइंड होती हैं। कोई गवर्नमेंट आए कहे हम डिफेंस सर्विस करेंगे, और डिफेंस सर्विस मतलब वो जो हमारे जवान लोग हैं उन लोगों को सैलरी देंगे, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा बात बोल दिया, वो तो पहले से ही डील देना होता है। तो ये सब नॉन प्लान में रखा गया क्योंकि ये सब चीज़ें पहले से ही गवर्नमेंट को करनी होती हैं, ठीक है। सब्सिडीज हो गई, ठीक है। तो ये जैसे गैस की सब्सिडी हो गई, तो ये सब चीज़ें पहले से ही डिफाइन होती हैं। हाँ, बढ़ा सकते हो तब तो चलो ठीक है, मान लेते हैं वो प्लान में आ गया। और पहले से ही आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो वो प्लान में थोड़ी ना आएगा, वो नॉन प्लान में ही आएगा, क्योंकि वो तो हर साल आपको करना ही है। इतना तो लोग मान के ही चलते हैं, ठीक है। तो प्लान को और नॉन प्लान को आपको इस तरीके से समझाना है। अब आते हैं नेक्स्ट, फिर से ये पॉइंट आ गया आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर अब आप लोग जान ही गए हो अच्छे से, तो इसको हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जो खर्चा हमारा डेली का होता है, गवर्नमेंट हमेशा करती है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए फटाफट। रेवेन्यू कैपिटल आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला आता है हमारा यहाँ पे एजुकेशन पर जो गवर्नमेंट खर्च करती है, मतलब जो गवर्नमेंट टीचर्स को सैलरी देती है, गवर्नमेंट जो पैसा हेल्थ पे खर्चा करती है, डॉक्टर्स को सैलरी देती है, प्लस जो दवा का व्यवस्था करती है फ्री वाला, वो सब हमारा इसमें आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल में क्या आएगा, गवर्नमेंट ने कोई अपने कंपनी के लिए मशीन खरीदी, भाई गवर्नमेंट की पूरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, उसके लिए कोई मशीन खरीद ली, या फिर गवर्नमेंट ने शेयर खरीद लिया, परचेज ऑफ शेयर, किसी कंट्री का किसी कंपनी का ओनरशिप खरीद लिया। तो ये सब जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं वो सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। उसके बाद हमारा खर्चा आता है, एक खर्चा और भी है, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये भी अपने नाम को ही समझा देगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी चीज़ है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट खर्चा का मतलब वो हो जाएगा जिसको खर्चा करने से आपको डेवलपमेंट साफ साफ दिखेगा, ठीक है, मतलब एक अलग चीज़ दिखेगी। और नॉन डेवलपमेंट में जो चीज़ें चल रही हैं वही चलती रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे आप कहेंगे कि सर जो पैसा गवर्नमेंट देती है पुलिस वालों को तो उससे डेवलपमेंट तो होता ही है, तो उसको नॉन डेवलपमेंट में क्यों रखते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो तो गवर्नमेंट को करना ही है ना, वो आपका नॉन डेवलपमेंट में ही आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें अनप्लान्ड हैं, मतलब नॉन प्लान्ड है, ये कोई प्लान चीज़ें नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। तो ये सब आपका नॉन डेवलपमेंट में आता है। देखिए नॉन डेवलपमेंट क्या बोल रहा है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग असेंशियल गुड्स असेंशियल सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो असेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का आप पेंशन लिख सकते हैं, इजी इजी है, ठीक है। और उसके अलावा आप सैलरी भी लिख सकते हैं,
जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो सैलरी मिलता है सब नॉन डेवलपमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में उनको पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे नॉन डेवलपमेंट है, और ये इसका जो असर है वो लॉन्ग टर्म में दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं इसका असर आपको तुरंत दिख जाता है। जैसे कोई एक नया हॉस्पिटल खुलवा दिया, ठीक है, हेल्थ में पैसा कुछ खर्च कर दिया, नया हॉस्पिटल, पुराना हॉस्पिटल का सैलरी देंगे, इसमें जाएगा। नया हॉस्पिटल खुलवा दिया तो वो इसमें जाएगा, ठीक है ना। अब नए हॉस्पिटल के स्टाफ को सैलरी पे करे तो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे डेवलपमेंट में कुछ बनना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी क्रिएट होनी चाहिए, ये चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब उसी ऐसे ही हम लोग समझेंगे एजुकेशन को, 1,000 स्कूल खुलवा दिए, नए नई बिल्डिंग बनवा दी, तो वो आ जाएगा डेवलपमेंट में। और अब डेवलपमेंट में जो टीचर्स काम कर रहे हैं, टीचर्स को जो सैलरी मिल रहा है वो हमारा आ जाएगा नॉन डेवलपमेंट में, ठीक है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। बड़े खर्चे हो गए, जैसे हम गवर्नमेंट ने कोई एक बड़ी मशीन खरीद ली, अब वो लॉन्ग टर्म काम करेगा। गवर्नमेंट में शेयर खरीद लिया किसी कंपनी का ढेर सारा पैसा लगा के, मतलब ओनरशिप भी खरीद ली, अब वो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म डिविडेंड देगी, ठीक है। तो जहाँ से गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बैलेंस बजट, वेरियस डेफिसिट एंड सरप्लस। तो ये 2 नंबर का कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। 3 तो हेडिंग है, इसको भी फटाफट पढ़ लेते हैं। खाली इसका नाम अगर आपको पता रहेगा कि ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस में ये हो चाहे ना हो, लेकिन इसको आप बार बार यूज़ करते हो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो देखिए 3 तरीके के बजट को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, कि जो बजट को 3 तरीके के बजट तो नहीं बोलेंगे, बजट को 3 तरीके से डिफाइन किया गया है। मतलब बजट को 3 लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। एक लोग बता रहे हैं कि भाई बैलेंस बजट बताओ, ठीक है। दूसरा बंदा बता रहा है कि एक कॉन्सेप्ट है डेफिसिट बजट का, ठीक है, डेफिसिट बजट। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है सरप्लस बजट का। तो 3 तरीके के बजट के बारे में बताया जा रहा है, तो बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो बैलेंस बजट जो होता है यहाँ पे हमारा रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, मतलब जितना पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं वो दोनों बराबर है। मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गवर्नमेंट का जितना रेवेन्यू आता है और गवर्नमेंट का जितना खर्चा आता है, जब दोनों बराबर होता है बजट में, ठीक है ना। बजट कभी कभी गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि भाई वो बनाए सरप्लस बजट, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता ना, उसको दिखाना पड़ता है कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। तो अगर डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर मिलेगा डेफिसिट बजट या फिर बैलेंस बजट। सरप्लस बजट बड़ा कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होंगे, उसको हम बोलेंगे बैलेंस बजट। दूसरा आता है जहाँ पे रेवेन्यू हमारा कम है लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपको बहुत जगहों पे मिल जाएगा, डेवलपिंग कंट्री की यही पहचान है डेफिसिट बजट, ठीक है, क्योंकि वो कोशिश करते रहते हैं कि वो किसी तरीके से इस चीज़ से बाहर निकले। तो रेवेन्यू इनका जो रिसिप्ट जो होता है वो कम होता है और जो एक्सपेंडिचर होता है इनका ज़्यादा होता है। उसके बाद सब अचीव क्या करना चाहते हैं, ये यहाँ पे रेवेन्यू क्या बोलता है, जो इनका रेसिप्ट है ये ज़्यादा हो और जो एक्सपेंडिचर हो वो कम हो। तो ये 3 तरीके के बजट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बजट के नेचर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा बजट बनाया गया है, और बेसिकली तो कंट्री का नेचर होता है कि कंट्री के हिसाब से ऐसे बजट देखने को आपको मिलेंगे। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है बजट डेफिसिट। तो हेडिंग डाल देते हैं
टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। तो टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? 3 तरीके की बजट डेफिसिट होती हैं, पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, तीसरा होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो ये 3 तरीके के डेफिसिट होते हैं। तो ध्यान से समझते हैं होता क्या है। इन जनरल व्हेन द एस्टिमेट रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉल शॉर्ट टू प्रपोज एक्सपेंडिचर द बजट इज सेट टू बी डेफिसिट। तो यहाँ सिंपल से बता रहा है, डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होता है, अगर ऐसा कुछ सामने आ रहा है तो उसको हम लोग डेफिसिट वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेफिसिट अब 3 चीज़ में दिख सकेंगी, जो कि आपका रेवेन्यू में, फिजिकल में और प्राइमरी में। तो डेफिसिट का मतलब कमी ही होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ ये कम हो रहा है। तो कम कब होता है? जब आप खर्चे ज़्यादा कर चुके होते हैं। ठीक है, उधार लेके खर्चे कर देते हैं, तो वो चीज़ें हमारी अब डेफिसिट में हम आ चुके होते हैं। तो देखिए रेवेन्यू डेफिसिट डेफिसिट क्या होता है। तो यहाँ पे जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप माइनस करेंगे रेवेन्यू रेसिप्ट से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, जब खर्चा बहुत ज़्यादा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने माइनस किया रेवेन्यू रेसिप्ट्स पे, तो अभी भी हम माइनस में चल रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, जहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही बहुत ज़्यादा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ पे कोई ऐसा केस हो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब हमारा जो खर्चा है वो बड़ा है रेवेन्यू रेसिप्ट से, तो उस कंडीशन को भी हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट कर सकते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर रेवेन्यू रेसिप्ट। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने के लिए रेवेन्यू रेसिप्ट को लेते हैं। जैसे एग्जांपल, और छोटा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो खर्चा है ये आपका 500 रुपये है और जो इनकम हो रही है ये केवल 100 रुपये हो रही है। तो यहाँ पे आप की रेवेन्यू डेफिसिट जो आ रही है वो 400 रुपये आ रही है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में लिखने समय यहाँ करोड़ लिख दीजिएगा, तो आपका एग्जाम्पल इसको सही मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिजिकल डेफिसिट आता है। तो फिजिकल डेफिसिट में क्या चीज़ें आएंगी? फिजिकल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रेवेन्यू एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द बोरोविंग। तो अब यहाँ जब फिजिकल की बात करेंगे फिजिकल डेफिसिट के बारे में, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जो भी गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर करती है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो चाहे हमारे वो कैपिटल नेचर के हो, तो दोनों ही चीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। फिजिकल डेफिसिट में हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही नेचर को डिस्कस करते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, इसको समझते हैं। तो टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट ने व्यवस्था की कि हमें इतना टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर इतना करना है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, रेवेन्यू रेसिप्ट भी आया हमारे पास और कैपिटल रेसिप्ट भी हमारे पास आया। ठीक है, लेकिन दोनों माइनस की तब भी ये बढ़ा था। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। इसका एग्जांपल लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि 10,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की कि अब वो
उसको खर्च करनी है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन क्या हुआ, 10,000 करोड़ का। अब गवर्नमेंट के पास जो पैसे आए रेवेन्यू रेसिप्ट और इससे रेवेन्यू और कैपिटल रेसिप्ट से, वो 500 आए और कैपिटल से आए 1,000। गवर्नमेंट अभी भी नुकसान में चल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 8,500 रुपये का यहाँ पे इसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो जहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल साथ में ले लिया जाए वो फिस्कल में आ जाता है, और जहाँ खाली रेवेन्यू वर्ड यूज़ कर रहे हैं रेवेन्यू, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट में आ जाएगा, जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था। तो रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में यही अंतर है। रेवेन्यू डेफिसिट में हम रेवेन्यू नेचर की चीज़ें लेते हैं, लेकिन फिजिकल डेफिसिट में हम दोनों लेते हैं, रेवेन्यू भी लेते हैं कैपिटल भी लेते हैं, लेकिन दोनों में ही नुकसान होता है क्योंकि डेफिसिट वर्ड पहले से यूज़ कर दिया है। नुकसान गवर्नमेंट का दोनों में ही है, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन बन जाती है ना, गवर्नमेंट चाहती नहीं नुकसान हो, लेकिन अब क्या करेंगे। अब उसके बाद आते हैं इसमें फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये सब क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि डेफिसिट की सिचुएशन हो जाती है। तो ये सब देखिए, कुछ गवर्नमेंट्स होती है जिनकी प्लानिंग सही नहीं होती है, ठीक है। तो इसके वजह से ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये इसमें क्या है, प्राइमरी डेफिसिट में फिजिकल डेफिसिट जो है वो माइनस कर दिए इंटरेस्ट पेमेंट से। मतलब आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है कि आप समझिए कि आपका जो पूरा जो वो है पूरा बजट ही गड़बड़ हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, प्राइमरी डेफिसिट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो मतलब जो फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया है, वो यहाँ पे मान लीजिए 8,500 रुपये का आपका फिजिकल डेफिसिट आया, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट को इतना, तो गवर्नमेंट माइनस से पहले ही चल रही है, मतलब ये बड़ा वाला मतलब नुकसान समझ लीजिए। प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो और बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट चल ही रहा है 8,500 रुपये रेवेन्यू कैपिटल का नुकसान, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन इट्स बोरोइंग। तो गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग की हुई है, तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट को देना पड़, मतलब मिल रहा है गवर्नमेंट को, तो ये थोड़ा सा रिलीफ है यहाँ पे। तो वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ये गवर्नमेंट भी जो बोरोइंग दी होती है, मान लीजिए 500 रुपये का हमारे पास 500 करोड़ रुपए का एक तरीके से गवर्नमेंट के पास कुछ इंटरेस्ट पेमेंट आ गया। तो अब जो फिजिकल डेफिसिट है, मतलब जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है, वो थोड़ा सा कम हो गया। तो ये आप ये भी इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट, अगर इंटरेस्ट पेमेंट को रिसीव करे तो गवर्नमेंट की जो प्राइमरी डेफिसिट है वो कम हो जाएगी। तो ये रहा इसका ओवरऑल जो हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसका बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप बुक से एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है, ठीक है, बहुत। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट पूछ लिया तो उसमें तीनों आपको लिखना पड़ेगा, और ऐसे ही एग्जाम्पल अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और नहीं तो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे कि आप बताइए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं है, आप टू द पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल टू द पॉइंट समझाइए, तो नंबर्स आपको एग्जाम में अच्छे ही मिलेंगे।